स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत हमारे जो विषय है आर्थिक उन पे होगी। पूरी दुनिया इस वक्त एक मुश्किल के दौर से गुजर रही है और उसमें ख़ास तौर पे महंगाई ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो महंगाई की दो वजह हो सकती हैं, या तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या सप्लाई घट गई हो। तो आधे से ज़्यादा या 2/3 वर्ल्ड में अगर आप देखें तो डिमांड की वजह से बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है, ख़ास तौर पे अमेरिका में, यूरोप में, फिर उसमें थोड़ा सप्लाई का भी मुश्किल आ रहा है। ऐसे में अमेरिकन मार्केट या अमेरिकी केंद्रीय बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आना है। यानी वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको हम कहते हैं, उसकी FOMC को एक फ़ैसला लेना है कि ब्याज दर बढ़ाएंगे वो तो 1% बढ़ाएं कि 0.25% बढ़ाएं कि आधा % बढ़ाएं, कितनी बार बढ़ाएं, क्या कमेंट्री दें। इस विषय को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मार्केट ऑफ ऑल मार्केट्स हैं, सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है तो उनके फैसलों का असर पड़ता है हम सबके ऊपर। भारत भी उससे अछूता नहीं है क्योंकि वहाँ ब्याज दर बढ़ेंगी तो यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, RBI के सामने एक मजबूरी हो जाएगी। तो इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्याज दर बढ़ने, मंदी के खतरे, महंगाई की चिंता कितनी है और हमारे लिए कितनी रियल प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि भारत को हमको ज़्यादा समझना है, लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट US से तय होता है, कॉन्टेक्स्ट यूरोप से तय हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट एनर्जी बास्केट की जो तय करने वाले OPEC देश है वहाँ से तय हो रहा है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल चल रहा होगा, अमेरिका में आप लोग पढ़ते होंगे, रोज सुबह मैं चर्चा भी करता हूँ कि कितनी ब्याज दर बढ़ेगी इस बार वहाँ पे, 1% बढ़ेगी या 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% बढ़ेगी। इस पे लेकर के बहस है क्योंकि रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का, अमेरिका का, उसके सामने फ्रंट लोडिंग का एक चैलेंज है कि अगर वो ज़्यादा ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे, तो जो 9.1% की उनकी महंगाई दर है वो नीचे नहीं आ रही है। वहाँ पे जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है जिसमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का इंडेक्स भी एक शामिल होता है, जो ये इस बात का इशारा करता है कि लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति का अंदाज़ा क्या है, वो अभी भी 0.6 है जून में, जो ये इशारा कर रहा है कि महंगाई दर ठीक से नीचे नहीं आ रही है। तो उस अंदाजे से लगता है कि शायद 1% भी बढ़ सकती है या 75 बेसिस पे रुकेगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो क्या उसकी वजह से थोड़ी सॉफ्ट लैंडिंग या जिसको अंग्रेज़ी में रिसेशन कह रहे हैं वो हो सकता है क्या? हालांकि इस पर भी बहुत डिबेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, वहाँ की जो वित्त मंत्री हैं जेनेट येलन जी, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात से सहमत नहीं। उनको लगता है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट की सेल्स गिरी है, जिस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर अब चेंज होता हुआ दिख रहा है, आगे जाते हुए मुश्किल खड़ी होगी। इसी बीच IMF ने अपने अनुमान पेश किए। इसका अंदाज़ा जो अधिकारी लोग हैं IMF के, उन्होंने करीब 15-20 दिन पहले कहा था कि इस मंथ एंड तक हम अपने जो अनुमान जारी करेंगे उसमें नीचे की तरफ रिवीजन होगा। तो भारत का पहले सुन लीजिए। IMF ने जो अपना आउटलुक रखा है उसमें 80 बेसिस पॉइंट FY23 यानी चालू वित्त वर्ष और FY24 यानी अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी ग्रोथ के अनुमान कम कर दिए हैं। 80 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.8%, दोनों साल के लिए, इस साल के लिए भी और अगले वित्त वर्ष के लिए भी। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं आउटर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर भारत पे पड़ेगा और RBI जो सख्ती कर रहा है, ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लिक्विडिटी कम कर रहा है, वो उसी का परिणाम है। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने अनुमान घटाए। इसी तरीके से दुनिया की जो ग्रोथ है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक आउटलुक है, उसमें भी उन्होंने सिग्निफिकेंट कमी की है और ये इस साल में दूसरी बार कर रहे हैं। वो एक बार उन्होंने अप्रैल में घटाया था, एक बार वो फिर घटा दिया उन्होंने। अब उनका ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो 2.9% पे आ जाएगी, जो पहले 3.2% पे थी। US का भी अनुमान उन्होंने घटा दिया है 140 बेसिस पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि 2.3% होगी। तो यानी IMF ने पूरी दुनिया के अनुमान घटाए। फेडरल रिजर्व के सामने एक चुनौती है महंगाई कम करने की, तो वो ब्याज दर बढ़ाने पे आमादा है। और हमारे यहाँ भी अगस्त के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक की बैठक है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें भी ब्याज दरों को लेकर के अनुमान लगने शुरू हो गए। तो इसको हम समझेंगे
और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहले की परिस्थितियां थी एनर्जी को लेकर के, सप्लाई को लेकर के, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, क्या वो ईज़ होना शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इसी मसले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विद्वान जन हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। दुनिया भर में जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नदीम तनेजा जी हैं और इनका इलाका सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अभी 2 दिन पहले टरबाइन आई, गैस शुरू हुई, 30% जा रही थी, अब फिर 10% आज कम कर दी, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रशिया। दूसरे हमारे विद्वान हैं शिवकांत शर्मा जी, जो खुद लंदन में रहते हैं और वहाँ बड़ी राजनीतिक उठापटक, महंगाई सब कुछ एक साथ वहाँ पे चल रहा है। तो शिवकांत जी से समझेंगे कि यूरोप की स्थिति क्या है। साथ ही 2 हमारे साथ आर्थिक एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर है अभय अग्रवाल जी। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये टर्की और यूरोप के कई देश घूम के आए, जर्मनी, फ्रांस भी गए थे, तो वहाँ का भी हाल लेंगे। और साथ ही अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैलिफोर्निया से हमारे ख्याल में एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग, मैं पहले आपसे शुरू करूँगा क्योंकि यूएस में ये डिबेट बड़ी ज़ोर से चल रही है कि 1% की 0.25%। पहले जब इन्फ्लेशन का नंबर आया था तो 1% का जोर हो गया कि नहीं, अब तो 1% करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब कुछ हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आया तो उससे लगा कि नहीं, अभी तो थोड़ा ठीक हो रहा है, तो 75 बेसिस पॉइंट की तरफ लोगों का झुकाव हो गया है। लेकिन अब फिर से 1% की तरफ कुछ लोग बात करने लगे हैं। तो पहले तो ये समझाइए कि क्या होने वाला है। नीरज जी, आपको और सीनियर पैनल मेंबर्स को मेरा नमस्कार। तो देखिए नीरज जी, मेरा ये कंसिस्टेंटली मानना है, देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मार्केट में देखिए हर तरह के व्यूज चलते रहते हैं, बुल्स हैं, बेयर्स हैं, तो वो फ्लेवर चेंज होता रहता है। पर देखिए एक पॉइंट सर्टेन है कि इन्फ्लेशन बिटवीन दिस, ये जो बैटल चल रहा है फेड और इन्फ्लेशन का, इसमें सरप्राइज फेड नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन सरप्राइज कर रहा है, और ये एक चिंता की बात है मेरे लिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ नीरज, पहली बात, वो ट्रांजिटरी से हम लोग शुरू हुए नवंबर में, फिर बोला देखिए ट्रांजिटरी भूल जाइए, नहीं है ट्रांजिटरी। फिर बॉन्ड बाइंग मार्च तक चलती रही, फिर 25 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट किया, अगली मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट हुआ, उससे अगली में 75 हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन हर महीने, ईयर ऑन ईयर छोड़ दीजिए, मंथ ऑन मंथ आगे भाग रहा है। तो व्यू कुछ ऐसा लग रहा है नीरज के इन्फ्लेशन आगे भाग रहा है, फेड उसको पीछे से कंटिन्यूसली चेस कर रहा है। यहां पर फेड को जरूरत है इन्फ्लेशन के आगे भागने, जिसको बोलते हैं इट इज बिहाइंड द कर्व एंड अहेड द कर्व। तो वो चीज जरूरी है कि कभी मैं चाहता हूं कि फेड सरप्राइज करे, इन्फ्लेशन सरप्राइज अब तभी करना बंद करेगा जब हमें फेड सरप्राइज करेगा। सो वो हॉकिश बातें कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक्शंस है वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट अपने आप करेक्शन कर ले। वो होता दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं होता दिख रहा है नीरज, और मैं कंटिन्यूसली मार्केट में भी एनेक्डोटल डेटा और कलेक्ट करता रहता हूं। कंपनीज अभी भी रेट्स बढ़ा रही हैं, और वो एक इक्विलिब्रियम एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रेस्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये उनके प्रोजेक्शंस देखिए फेड के नीरज, 1 पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि, दूसरी मीटिंग में इस साल की, कि 1.9% फेड फंड्स बाई 2022 ईयर एंड पे पहुंचेंगे। लास्ट मीटिंग में कहा कि वो 3.4% पहुंचेंगे। अब बात हो रही है नीरज के 4% से नीचे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और इस पर अगर हम 1979 की एक्सपीरियंस पर जाए ना नीरज, तो देखिए पता लगता है कि ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी है ना, ये बड़ा दुख देती है। ये जो इन्फ्लेशन एक बार परसिस्टेंटली एक्सपेक्टेशंस में आ जाता है ना, तो ये बिना डीप रिसेशन के खत्म नहीं होता है। तो इसमें फेड को कंट्रोल हाथ में लेना पड़ेगा और फेड को सरप्राइज करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का सरप्राइज हमें थोड़ा कम करना होगा। तो ये मेरा अंदाजा ये है कि आई विल बी वेरी हैप्पी अगर फेड 1% बढ़ाता है और इवन मोर हॉकिश कॉमेडी, बिकॉज फिर मार्केट को एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस पे नजरिया बन जाएगा। अभी नजरिया थोड़ा नैरेटिव जो लीड में है नीरज, वो ये है कि फेड स्लो रहेगा और थोड़ा इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर लेगा इस साल और अगले साल। और वो नैरेटिव थोड़ा डेंजरस है, बिकॉज उससे फिर wage inflation spiral feeds into wage inflation leads into real inflation, that leads into wage inflation, सारा चलता रहता है। कई सारे जो नंबर्स हम लोग देखते हैं, जैसे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का नंबर कम आया, होम सेल्स गिरी है, अक्रॉस द यूएस नहीं गिरी, लेकिन कई पॉकेट्स में सेल्स गिर रही है, इन्वेंट्री ना पाइल अप हो इसलिए बिल्डर्स कम बनाना शुरू कर रहे हैं।